2002 गुजरात में जो नफरत शुरू हुई थी, आज वो पूरे देश में ट्रेंड बन चुकी है। क्योंकि नफरत कभी चिल्ला कर नहीं आती, वो धीरे धीरे सिखाई जाती है। मस्जिद गिराने की मांग, हथियार उठाने की अपील और तालियां बजाती भीड़, जहां मुख्यमंत्री तक मंचों से कह रहे हैं मियाओं को परेशान करो। जहां बच्चे तक ऐसी घिनौनी बातें कह रहे हैं। तो वो मस्जिद के बारे में बस वोट मजा आ जाएगा। रवांडा और जर्मनी में भी यही कहा गया था, अगर आज नहीं मारे तो कल ये हमें मारेंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, हर रोज एक नया जिहाद गाड़ा जाता है। वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद। भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा? एक इंसान शादी करे जिहाद, वोट डाले जिहाद, खाना बेचे जिहाद, बच्चे पैदा करे जिहाद। और यहाँ डरने की बात यह है कि 2024 के आम चुनाव के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने तक अपनी रैलीज में ऐसे शब्दों का यूज किया। और ऐसा करने से केवल एक कम्युनिटी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सबका नंबर आएगा। क्योंकि आप हिंदू तब तक हैं जब तक इंडिया में मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। 2002 गुजरात में एक इंसान कुतुबुद्दीन अंसारी, जो दर्जी का काम करता था, रोज सुबह उठता, काम पर जाता, कपड़े सीता और घर वापस आता, बिल्कुल आपकी मेरी तरह। लेकिन फिर एक दिन वो कैमरे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, आंखों में आंसू थे। उसने ये नहीं कहा मैं मुस्लिम हूँ, उसने कहा मैं इंसान हूँ, मुझे मत मारो। वो फोटो आज भी इंटरनेट पर है, शायद आपने भी देखी होगी। उस फोटो में जो दर्द है वो 2002 में सिर्फ एक इंसान का दर्द नहीं था, वो वक्त का एक आईना था, एक वार्निंग थी। लेकिन हमने वार्निंग नहीं देखी, हमने फोटो देखी, थोड़ा दुख हुआ और फिर जिंदगी आगे बढ़ गई। 2002 में ऑफिशियली 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और एक्चुअल्स नंबर्स इससे काफी ज्यादा थे, जो कभी सामने आए ही नहीं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ 2002 के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस प्रोसेस के बारे में है जो 2002 से पहले शुरू हुई थी और आज भी ट्रेंड में चल रही है। क्योंकि नफरत कभी चिल्ला कर नहीं आती, वो धीरे धीरे सिखाई जाती है। पहले कहा जाता है ये हमारे जैसे नहीं है, फिर कहा जाता है ये खतरा है, और आखिर में कहा जाता है इन्हें मिटा दो, खत्म कर दो। रवांडा और जर्मनी में भी यही कहा गया था, अगर आज हमने इन्हें नहीं मारा तो कल ये हमें मारेंगे। हालात इतने बिगड़ गए कि 100 दिन के अंदर 8 लाख लोगों को मार दिया गया। पड़ोसी ने पड़ोसियों को मारा, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों को मारा। लोग इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नियों तक को मार डाला। और वजह वही जो आज हमारे देश में ट्रेंड बन चुकी है, नफरत। मस्जिद गिराने की मांग, हथियार उठाने की अपील और तालियां बजाती भीड़, जहां मुख्यमंत्री तक मंचों से कह रहे हैं मियाओं को परेशान करो, अब्दुल को टाइट करो। 2022 में इंडिया को एक वार्निंग दी गई थी, अगर नटसहार 10 के स्केल पर देखा जाए तो भारत 8वें पायदान पर है। ये बात साल 2022 में कही गई थी, लेकिन कहानी रुकी नहीं। 2 साल में नफरत दुगनी हो गई। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, हर रोज एक नया जिहाद गाड़ा जाता है। समाज में नफरत फैलाने की एक प्रोसेस है। पहले क्लासिफिकेशन, यानी लोगों को बांटा जाता है, हम और वो। फिर सिंबलाइजेशन, वो को एक लेवल देते हैं, एक आइडेंटिटी, एक थ्रेट। और लास्ट में आता है डिह्यूमनाइजेशन, जब लैंग्वेज बदल जाती है, जब इंसान को जानवर या बीमारी की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। जिसके बाद हिंसा सिर्फ हिंसा नहीं रहती, वो जरूरत बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है। जर्मनी में एग्जैक्टली यही हुआ था। 60 लाख यहूदी मारे गए, और ये सब एक रात में नहीं हुआ, बल्कि सालों की सिस्टमैटिक लैंग्वेज इंजीनियरिंग के बाद ये सब हुआ, जिसमें उन्हें अंदर का दुश्मन, देश का गद्दार, बीमारी कहा गया। और जब एक बार ये वर्ड्स इतने नॉर्मल हो गए कि न्यूज में सुनाई देने लगे, स्कूल्स में पढ़ाए जाने लगे, रेडियो पर बजने लगे, तो ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंसा करने के लिए तैयार हो गया। जेनोसाइड रिसर्चर्स ग्रेगरी स्टैटन ने इसका एक मॉडल बनाया है, जेनोसाइड के 10 चरण। ये लीनियर नहीं है, ये एक साथ चल सकता है। और अगर आप इस मॉडल को लेकर आज के इंडिया को एनालाइज करते हो, तो जो दिखाई देता है वो सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक नहीं है, वो एक वार्निंग है। 2019 में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। ऑफिशियली ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए था, लेकिन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। लीगल एक्सपर्ट्स इसको क्लासिफिकेशन वाले स्टेज से कंपेयर करते हैं, जब स्टेट अपने ही सिटीजन्स को फॉर्मली अलग करना शुरू कर देती है। फिर आया लैंग्वेज का खेल, घुसपैठिया, इन्फिल्ट्रेटर। ये वर्ड्स लोग ऐसे बोलते हैं जैसे देश में कोई दीमक आ गई हो, और दीमक के साथ तुम क्या करते हो?
उससे नहीं पूछते, उसकी नहीं सुनते, उसे खत्म करते हो, जड़ से खत्म करते हो। फिर शुरू हुआ जिहाद का मैट्रिक्स। श्री राम बोलना पड़ेगा, हट जाएंगे। और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, ये रियल थियोलॉजी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टूल है जिसमें ऑर्डिनरी लाइफ के हर एक्ट को एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में पेंट किया जाता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, थूक जिहाद, हलाल जिहाद, एजुकेशन जिहाद। सोचो, एक इंसान शादी करे जिहाद, वोट डाले जिहाद, खाना बेचे जिहाद, बच्चे पैदा करे जिहाद। यहाँ डरने की बात ये नहीं है कि कुछ लोग ये मानते हैं, डरने की बात यह है कि 2024 के आम चुनाव के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की रैलीज में वोट जिहाद का टर्म यूज किया गया। भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। मतलब डेमोक्रेसी में वोट देना खुद एक एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है। ऑफिशियल डेटा में लव जिहाद के लिए कोई एविडेंस नहीं है, किसी भी जांच एजेंसी ने प्रूव नहीं किया है। फिर भी कई स्टेट्स में इस नाम पे लॉज बन गए हैं। केरला स्टोरीज जैसी मूवीज बन गई हैं जो आग में घी डालने का काम करती है। फैक्ट से ज्यादा पावरफुल वो मिथ होती है जिसे बार बार दोहराया जाता है। अब हम नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स भी एक तरह से चिल्लाते हैं अगर तुम्हें सुनने की आदत हो। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंडिया में 668 हेट स्पीच इवेंट्स रिकॉर्ड हुए। 2024 में वो नंबर था 1165। ये 74% की ग्रोथ एक साल में हुई है। 2025 में ये नंबर और भी बढ़ के 1318 हो गया और इनमें से 88% इवेंट्स बीजेपी गवर्नड स्टेट्स में हुए। उत्तर प्रदेश सबसे आगे 266 इवेंट्स, महाराष्ट्र उसके बाद 193 इवेंट्स, मध्य प्रदेश 172 और इन इवेंट्स का 98.5% टारगेट एक कम्युनिटी थी, मुस्लिम्स, और बाकी में मोस्टली क्रिश्चियंस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वो चीज है जो लगातार लोगों के दिमाग में भरी जा रही है, नफरत। सोचो, ये इवेंट्स सिर्फ स्टेज पे नहीं रहते, ये डिजिटल हो जाते हैं और डिजिटल में उनका स्केल कई गुना हो जाता है। 2024 में 995 हेट स्पीच वीडियोस सोशल मीडिया पर ट्रेस किए गए। अकेले फेसबुक पे 495। एल्गोरिथम वो कंटेंट पुश करता है जो ज्यादा एंगेजमेंट लाता है और एंगर, फियर वो हाईएस्ट एंगेजमेंट कंटेंट होते हैं। तो टेक्निकली एक प्लेटफॉर्म जो न्यूट्रल है वो नफरत का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप पे इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं। व्हाट्सएप की बात करें तो वो एक अलग ही दुनिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये टर्म आपने सुना ही होगा। वहाँ र्यूमर्स सीधा आपके चच्चा के फोन से आते हैं, फैमिली ग्रुप में पर्सनल फॉर्म में आते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी अलग ही लेवल की होती है। व्हाट्सएप लिंचिंग ये एक रियल फिनोमिनन है। एक र्यूमर, एक फॉरवर्ड और एक इनोसेंट इंसान की मॉब के हाथों मौत। ये सिर्फ मॉब वायलेंस नहीं है, ये एक इंजीनियर्ड इकोसिस्टम का आउटपुट है। अब बात करेंगे उस हिस्से की जिसे मैं बुलडोजर जस्टिस नहीं, कलेक्टिव पनिशमेंट बोलूंगा, क्योंकि नाम मैटर करता है। 2022 से 2023 के बीच 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के घर उजाड़ दिए गए। 7.5 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए। इनका एक क्राइम था किसी केस में एक्यूज्ड होना। याद रखो, कन्विक्टेड नहीं, एक्यूज्ड। और अगर आप डेमोग्राफिक्स चेक करते हो तो मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज मुस्लिम कम्युनिटीज की थी। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया, प्यूनिटिव डिमोलिशंस असंवैधानिक है। ऐसा कुछ भी करने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, हियरिंग जरूरी है। सिर्फ अक्यूज्ड होने से घर नहीं गिरा सकते। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई? फरवरी 2025 कुशीनगर यूपी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, फिर भी डिकेड्स पुरानी मस्जिद उजाड़ दी गई। मार्च 2025 नागपुर प्रोटेस्ट के बाद अरेस्ट हुए मुस्लिम्स मैन के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। अब मैं आपको सोचने का थोड़ा टाइम देता हूँ। मॉब लिंचिंग 2024 में 13 इंसिडेंट, 11 लोग मारे गए, 9 मुस्लिम, 1 हिंदू, 1 क्रिश्चियन। गाय के नाम पे, बीफ के नाम पे। काफी केसेस में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई, मीट बीफ थी ही नहीं। फिर भी मॉब ने जस्टिस ले लिया और जस्टिस लेने वालों के खिलाफ या तो एक्शन हुआ ही नहीं या फिर बहुत लिमिटेड एक्शन हुआ। ये वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है। सिर्फ इंसिडेंट नहीं बल्कि वो नॉर्मलाइजेशन, जिसमें सोसाइटी कहने लगती है अरे यार हुआ तो हुआ, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, हमारा थोड़ी ना कुछ बिगड़ा है, उनके साथ हुआ है। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्या हम उन वार्निंग साइंस को पहचान सकते हैं जब वो हमारे सामने हो?
रवांडा में लोग कह रहे थे यार हम तो जनरेशन से साथ में रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जर्मनी में लोग कह रहे थे ये तो पॉलिटिक्स है, टाइम गुजर जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ वो हम सबको पता है। आज अगर हम इंडिया के डेटा को देखते हैं तो क्लासिफिकेशन है, सिंबलाइजेशन है, डिह्यूमनाइजेशन है, दीमक, पैरासाइट, सांप के बच्चे, ब्लड थ्रस्टी जॉम्बीज, ये वर्ड्स 2024-25 की रिकॉर्डेड स्पीचेस में बोले गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड रैलीज में पोलराइजेशन है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को अपनी स्टेज 7 प्रिपरेशन वार्निंग लिस्ट में डाला हुआ है। तो अब हमारे सामने ये सवाल आता है हमें क्या करना चाहिए। सीधा बोलूं, जब टॉप पॉलिटिकल लीडर्स की रैलीज में हेट स्पीच हो और इलेक्शन कमीशन कुछ ना करे तो ये इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी खुद की पॉलिसीज इन्फोर्स ना करें तो उन्हें अकाउंटेबल हमें बनाना पड़ेगा और हम सबको, आम लोगों को फैक्ट चेकिंग की आदत डालनी होगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फैमिली कन्वर्सेशन में, उस मोमेंट में जब आपका कोई क्लोज कहे सुना है उन्होंने ये किया, तो आप सीधा बिलीव कर लेने की बजाय वेरीफाई करते हो। वो एक मोमेंट, वो एक चॉइस, वो इंडिविजुअल लेवल पर रेजिस्टेंस जिसमें आप थोड़ा टाइम लेकर सीधा सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने की बजाय फैक्ट चेक करते हो। मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूँ, इंडिया की स्ट्रेंथ कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रही है। इंडिया की स्ट्रेंथ हमेशा उसकी डाइवर्सिटी रही है। वो डाइवर्सिटी जो हजारों सालों की इन्वेजन्स, कॉलोनियल रूल, फेमाइन के बाद भी सरवाइव की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, जो हम अपने फेस्टिवल में, अपनी स्ट्रीट्स में, अपने फूड में सेलिब्रेट करते हैं या फिर करते थे। वो चीज़ जिसे ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी का नुकसान नहीं है, वो ओवरऑल इंडिया का नुकसान है। क्योंकि हम हिंदू तब तक हैं जब तक इंडिया में मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। जिस दिन ये नहीं रहे उस दिन आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठाकुर, राजपूत कहला दिए जाओगे। और अगर हम अपनी आंखें बंद किए रहते हैं ये सोच के मुझे क्या लेना देना, तो हिस्ट्री का एक सीधा लेसन याद कर लेना, जब वो लोग आए पहले उनके लिए कोई नहीं बोला, फिर मेरे लिए कोई नहीं बचा। ये लाइंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जर्मन पास्टर ने लिखी थी, मार्टिन निमोलर, जो खुद पहले एक नाजी सपोर्टर था। उसे भी लगता था मुझे इससे क्या ही लेना देना, मैं क्यों कुछ करूं। लेकिन फिर जब उसका नंबर आया तो उसके लिए कोई भी नहीं आया। कुतुबुद्दीन अंसारी ने 2002 में हाथ जोड़े थे, वो आज भी जिंदा है, दर्जी है, कपड़े सीता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आज इंडिया में सेफ फील करता है, और अगर अगली बार जब उसके साथ 2002 जैसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे। और शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ आज से नहीं बल्कि हमारे पास्ट से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पास्ट जिसे हमने या तो सिंप्लीफाई कर दिया है या गलत समझ लिया है। अखंड भारत, एक आइडिया जो आज भी स्लोगन्स में जिंदा है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या थी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसी को ब्रेक डाउन किया है, बिना इमोशन, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। शायद उसे देखने के बाद आप आज को थोड़ा अलग नजरिए से देख पाओगे, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।